हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 9 सॉइल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर या वीडियोस की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, अभी तक हम जान चुके थे कि सॉइल क्या है, उसके अलग अलग पार्ट्स, लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। मतलब सॉइल प्रोफाइल अच्छे से जान चुके हैं। फिर हमने सॉइल की टाइप्स के बारे में जाना कि हमारे पास मुख्य तौर पर मिट्टी, सैंडी, क्लेई और लोमी होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी के अलग अलग गुण या उसमें क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम लोग यहाँ से आज पढ़ना शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी के गुण। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल। अभी तक हम लोग मिट्टी के कुछ प्रयोगों के या कहाँ पे हम मिट्टी को प्रयोग करते हैं, किन कामों में प्रयोग में लाते हैं, उसके बारे में जान चुके हैं। नाउ लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड आउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। तो अभी हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से हम मिट्टी की गुणों के बारे में जानेंगे। Percolation rate of water in the soil. Now, Buju and Paheli marked two different squares of 50-50 centimeter each. मतलब बूझू और पहेली ने दो अलग अलग स्क्वायर्स बनाए हैं जो कि 50 सेंटीमीटर साइड के हैं। वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड अदर ऑन द कच्चा रोड। एक तो उन्होंने बनाया है अपने घर के फर्श पे और दूसरा बनाया है उन्होंने कच्ची रोड पे, उसका कच्ची सड़क पे बनाया है। दे फिल्ड 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर। अब उन्होंने 2 बॉटल्स एक ही साइज़ की जो है उन्हें पानी से भरा। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल्स वन ईच एट द सेम टाइम इन 2 स्क्वेयर्स। अब उन दोनों स्क्वेयर्स के बीच में उन्होंने पानी की एक एक बोतल डाल दी। दे ऑब्जर्व्ड दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोड डाउन एंड वॉज नॉट एब्सॉर्ब्ड। उन्होंने ये देखा कि जो उन्होंने पानी फर्श पे डाला था वो आगे बह गया और उसे बिल्कुल भी फर्श ने अपने अंदर नहीं सोखा। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज एब्सॉर्ब्ड। परंतु वहीं कच्ची सड़क के ऊपर जो उन्होंने पानी डाला वो पानी पूरा मिट्टी ने सोख लिया। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम इसके बारे में जानते हैं। Activity 9.4. For this activity divide yourself into 3 teams. अब इस एक्टिविटी के लिए आप अपने आप को 3 टीम्स में बांट लीजिए। नेम द टीम A, B एंड C। अब आप इस टीम को A, B और C का नाम दीजिए। You will be finding out how fast the water passes down the soil. तो आप ये बात ध्यान से देखोगे, जो पानी है वो किस तरह से या कितनी तेज़ी से मिट्टी के बीच में से निकल जाता है। यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप। इसके लिए आपको एक खाली सिलेंडर या पाइप की ज़रूरत होगी। एंश्योर दैट ईच टीम यूजेस द पाइप्स ऑफ सेम डायामीटर। तो आप ये बात ध्यान रखें कि हर टीम जो है वो एक ही डायामीटर का, मतलब एक ही मोटाई का पाइप प्रयोग में लाए। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। मतलब अब ये पाइप आप किस तरह से ले सकते हैं, कुछ आइडियाज़ आपको दिए गए हैं। इफ़ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। अगर हो सके एक छोटा सा टिन का कैन ले लें और उसका तला काट दें। इफ़ अ PVC पाइप इज़ अवेलेबल अप्रॉक्सीमेटली डायमीटर इज़ 5 सेंटीमीटर। मतलब उसका जो चौड़ाई मोटाई है 5 सेंटीमीटर की मोटाई वाली अगर एक PVC पाइप अवेलेबल हो, कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस एंड यूज़ दैम। तो उसे 20 सेंटीमीटर लंबे टुकड़ों में काट लें और प्रयोग में लाएं। At the place where you collect the soil, place the pipe about 2 सेंटीमीटर deep in the ground. मतलब जहाँ से भी आप मिट्टी इकट्ठी करते हो वहाँ पे पाइप के एक टुकड़े को ज़मीन में गाड़ दें और इतना गाड़ें कि उसका 2 सेंटीमीटर नीचे ज़मीन में हो। Pour 200 ml of water in the pipe slowly. अब आप उस पाइप के बीच में 200 ml पानी धीरे धीरे डालें। For measuring the 200 ml water, you can use any 200 ml bottle. अब पानी 200 ml नापने के लिए आप कोई भी 200 ml की खाली बोतल प्रयोग में ला सकते हैं। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग द वाटर। वो समय आप नोट करें जब आपने पानी डालना शुरू किया। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकुलेटेड, और जब पूरा पानी उसके बीच में चला जाए।
लीविंग द पाइप एम्प्टी, और जो पानी है मतलब पूरा पानी ज़मीन सोख ले और जो पाइप है वो खाली हो जाए। नोट द टाइम अगेन, तो उस समय आप फिर से टाइम नोट करें। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग, मतलब इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पानी डालें तो वो पानी पाइप के बाहर कहीं ना गिरे। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, अब आप रेट ऑफ परकुलेशन इस नीचे वाले फार्मूले में से नोट करें। परकुलेशन रेट ml per ml per minute is amount of the water upon percolation time. For example, suppose that for the certain sample it took 20 minutes for 200 ml to percolate. So the rate of percolation will be 200 ml upon 20 minutes, that is 10 ml per minute. Now calculate the rate of percolation in your soil sample, मतलब इस तरह से आप rate of percolation अपने सॉइल सैंपल में निकालिए। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद द अदर्स, और जो आपका रिजल्ट है उसे आप बाकी लोगों के साथ कंपेयर कीजिए। एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकुलेशन, अब उन्हें आप रेट ऑफ परकुलेशन के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से मिट्टी के सैंपल्स को लगाएं। अब उसके बाद है मॉइस्चर इन सॉइल, मतलब मिट्टी के बीच में नमी। हैव यू एवर पास्ड थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग द हॉट समर डे, क्या आप कभी गर्मी के बीच में एक बड़े फार्मलैंड मतलब खेती बाड़ी भरे मैदान से निकले हैं। परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग, तो हो सकता है आपने ये देखा होगा कि जो वो ज़मीन होती है उसके पास की जो लैंड है वो कम कभी छिड़ाती है। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होता है। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर, अब आप ये नीचे की एक्टिविटी कीजिए और इस बात का आंसर ढूंढिए। एक्टिविटी 9.5, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, पुट अ 2 spoonfuls of a soil सैम्पल इन इट, अब आप एक छोटी सी कांच की ट्यूब लें, उसके बीच में 2 चम्मच भर के मिट्टी डालें। हीट इट ऑन अ फ्लेम, इसे आग पे गर्म करें। एंड ऑब्जर्व इट, और इसे ध्यान से देखिए। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग, तो चलिए देखते हैं गर्म करने पे उसे क्या होता है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, क्या आपको कहीं पे वहाँ पानी की बूंदें दिखती हैं। इफ़ येस वेयर डिड यू फाइंड देम, अगर आपने देखी तो कहाँ देखी। ऑन हीटिंग द वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स, अब जब आप गर्म करते हो तो जो मिट्टी का पानी है वो भाप बन जाता है। मूव्स अप, वो ऊपर उठता है। एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ट्यूब, और वो उस परख नली के या उस ट्यूब के ऊपर के ठंडी सतहों पे आकर इकट्ठा हो जाता है। ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कम्स आउट ऑफ द सॉइल, मतलब जब बहुत गर्मी का दिन होता है तो जो पानी के कण होते हैं वो मिट्टी से बाहर आ जाते हैं। रिफ्लेक्ट द सनलाइट, और जो सूरज की रोशनी होती है वो उसे परावर्तित करते हैं, मतलब वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू बी शिमर, और इसी वजह से जो मिट्टी के ऊपर की जो हवा होती है वो शिमरिंग मीन्स चमकती हुई दिखती है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, अब जब आप मिट्टी को गर्म कर लें उसके बाद उसे ट्यूब से बाहर निकाल लें। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, अब आप उसे उस मिट्टी के साथ कंपेयर करें जिसे गर्म नहीं किया गया है। नाउ नोट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, अब दोनों के बीच का डिफरेंस ध्यान से देखें। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल, अब इसके अलावा कितना पानी है जो वो मिट्टी सोखती है। डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब द वाटर टू द सेम एक्सटेंट, क्या हर तरह की मिट्टी से एक ही मात्रा में पानी सोखती है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए ढूंढते हैं। एक्टिविटी 9.6, नाउ टेक अ प्लास्टिक फनल, अब आप एक प्लास्टिक की फनल लें। टेक अ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर लें और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट। नाउ फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन फिगर 9.7, अब आप उसे फिगर 9.7 में दिखाई गई की तरह फोल्ड करके रख दें। वे 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल, अब आप 50 ग्राम जो है सूखी पिसी हुई मिट्टी लें। एंड पोर इट इनटू द फनल, अब आप उसे फनल में डाल दें। मेजर द सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर, अब आप थोड़ा सा पानी लें मेजरिंग सिलेंडर में। पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल, अब आप उसे मिट्टी के ऊपर एक एक बूंद करके डालें।
यू कैन यूज़ द ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज़, आप इसके लिए ड्रॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, तो सारा पानी एक ही जगह पे ना गिरने दें। pour water all over the soil, अब सारी मिट्टी पे आप पानी डालें। कीप pouring the water till it starts dripping, और पानी तब तक डालते रहें जब तक कि जो मिट्टी है वो उसमें से पानी बहना शुरू ना हो जाए। Subtract the amount of water left in the measuring cylinder from the amount you started with, अब जब पानी बहना शुरू हो जाए तो रुक जाए। अब जितना पानी आपने कुल लिया था उसके बीच में से जितना पानी आपने डाल दिया उसको छोड़कर बाकी का बचा हुआ पानी की मात्रा माइनस कर दें या घटा दें। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल, तो ये वो पानी की मात्रा बचेगी जो उस मिट्टी ने अपने बीच में सोख के रखा। नाउ रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन द नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर, अब आप नीचे लिखे तरीके की तरह से पानी अपनी कॉपी में सारी बातों को रिकॉर्ड करें। जैसे वेट ऑफ द सॉइल 50 ग्राम, मतलब आपने कितनी मिट्टी ली 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, मतलब पानी में जो सबसे पहले पानी के बर्तन में आपने जो पानी लिया था पहले वो कितना था। नो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, अब बाद में उसमें कितना पानी बचा। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, अब इसके बाद कितना पानी सूखा वो होगा हमारा जितना पानी हमने लिया था उसमें से जितना पानी बचा वो माइनस कर देंगे, तो जो बाकी का होगा हमारा रिज़ल्ट वो होगा उस पानी की मात्रा जो जो मिट्टी ने अपने बीच में सोख ली। नो वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल, अब उसने कितना पानी सोखा उसका भार कितना है वो आप देखोगे। वो भी आपका उतना ही होगा जितना आपका वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट टू इक्वल ग्राम, जो पानी 1 ml पानी होता है वो 1 ग्राम के बराबर होता है। अब ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। नाउ परसेंटेज ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड, अब परसेंटेज मतलब कितने पानी अब उसने करा, तो जितना आपके पास डिफरेंस आया था वो डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपकी परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड निकल आएगी। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैम्पल्स, अब यही बात आप अलग अलग तरह की अलग अलग किस्मों की मिट्टी के साथ करें। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट्स फॉर ऑल द एग्जाम्पल्स, क्या आपको सभी सैम्पल्स के लिए सेम रिजल्ट मिलेगा। डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर फ्रेंड्स, अब आप इस रिजल्ट को अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आप नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर भी दें। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट, तो किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता है। विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पर्कुलेशन रेट, किस मिट्टी में कम पानी सोखने की क्षमता है। बूझो heard from his neighbor that 8-10 days after the rain the level of water in the pond or well rises, तो बूझो ने अपने पड़ोसी से ये बात सुन रखी थी कि बारिश होने के 10 दिन के बाद 8-10 दिन के बाद तालाब या कुएं में जो पानी होता है उसका सतर ऊपर आ जाता है। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच, तो किस तरह की जो मिट्टी है वो कुएं में अधिक पानी को पहुंचने में सहायता करती है। रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेट अमाउंट, जो किस तरह की ऐसी मिट्टी होती है जो कुएं में पानी अधिक मात्रा में पहुंचने में सहायता करती है। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर विच रिटेन्स द लीस्ट, अब किस तरह की मिट्टी होती है जो बहुत कम पानी सोखती है या बहुत ज़्यादा पानी सोखती है। कैन यू सुजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड, अब क्या आप कोई ऐसा तरीका सुझा सकते हैं जिसकी वजह से अधिक पानी मिट्टी सोख ले और हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो ऊपर आ जाए। तो इस तरह के तरीकों के बारे में सोचिए। अब हमारे पास है सॉइल्स एंड क्रॉप्स, मतलब हमारी मिट्टी और उसके साथ हमारी फसलें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो हमारे भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। इन सम पार्ट्स देयर इज़ अ क्लेई ऑयल, तो कई जगहों पे चिकनी मिट्टी है। इन सम पार्ट्स देयर इज़ अ लोमी सॉइल, तो कई जगहों पे लोम मिट्टी है।
वाइल इन अदर पार्ट्स देयर इज़ अ सैंडी सॉइल, तो कई जगहों पे रेतली मिट्टी है। सॉइल इज़ अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी, तो जो मिट्टी है वो अक्सर उस पर हवा, बारिश, गर्मी, रोशनी और नमी का प्रभाव रहता है। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल, तो कई मौसम के बहुत ज़रूरी बातें हैं जो कि हमारी मिट्टी पे या उसकी किस्म पे असर डालती हैं एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर, और वो मिट्टी की जो किस्म है उसमें बदलाव भी लाते हैं। The climatic factors as well as the components of soil determine the various types of vegetation and crops that might grow in any region. तो मतलब हमारे जो मौसम है, हमारे आसपास का वातावरण, उसके अलावा मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें यही निर्धारित करती हैं कि वहाँ पे किस तरह की फसलें उगेंगी और किस तरह की सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। Clayey and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat and gram. तो चाहे वो चिकनी मिट्टी हो या लोम मिट्टी हो, वो दोनों मिट्टियाँ अनाज जैसे कि गेहूँ या चना उगाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, और ये मिट्टियाँ इसलिए अच्छी हैं क्योंकि इनमें पानी को सोख के रखने की या रोक के रखने की क्षमता अच्छी होती है। फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। लेकिन वहीं अगर हम चावल की या धान को चावल कहते हैं, तो चावल की खेती के बारे में बात करें तो वहाँ पे ऐसी मिट्टी जो कि क्ले मतलब चिकनी हो एंड ऑर्गेनिक मैटर जो चिकनी हो और उसके बीच में ज़्यादा पानी सोख के रखने की क्षमता हो, ऐसी ही जो मिट्टी है वो चावल के लिए बहुत अच्छी है। फॉर लेंटिल्स, जबकि दालें जैसे कि मसूर दाल एंड अदर पल्सेस और बाकी की दालों के लिए लोमी सॉइल्स, लोमी मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। विच ड्रेन वाटर ईजिली आर रिक्वायर्ड, जिनके बीच में से पानी आसानी से निकल जाता है। फॉर कॉटन, लेकिन वही कपास की जगह कपास के लिए सैंडी लोम और लोम, चाहे तो रेतली और मिट्टी या फिर लोम मिट्टी, विच ड्रेन द वाटर ईजिली, जिनके बीच में से पानी आसानी से चला जाता है। एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सूटेबल, और ऐसी मिट्टी जो बहुत ज़्यादा हवा अपने बीच में से गुजरने दे उनके लिए अच्छी मानी जाती है। क्रॉप्स सच एज वीट आर ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल्स, तो जो गेहूँ होती है वो अक्सर चिकनी मिट्टी वाली जगह पे उगाई जाती है। बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल, ऐसा क्यों? क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें खाद्य पदार्थ अधिक होते हैं और बहुत उपजाऊ होती है। Find from your teacher, parents and farmers the type of soil and crops grown in your area. तो आप अपने टीचर्स से, अपने माता पिता से, किसानों से बात करके पता करें कि आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। Now which kind of soil would be most suitable for planting rice? अब सोचने की बात है कि चावल उगाने के लिए कौन सी मिट्टी अधिक बढ़िया रहेगी। सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन, कौन सी मिट्टी जिसकी रेट ऑफ पर्कुलेशन अधिक होगा या कम? ऑब्वियसली अधिक वाली, क्योंकि चावल को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है, सॉइल इरोजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज़ नोन एज इरोजन। अब इरोजन क्या होता है? जब जो हमारी मिट्टी है उसकी ऊपरी सतह बह जाती है, चाहे वो पानी की वजह से बह जाए, चाहे वो हवा की वजह से उड़ जाए या बर्फ़ की वजह से ऊपरी सतह हट जाए, तो इसको हम लोग इरोजन कहते हैं। द प्लांट रूट्स फर्मली बाइंड द सॉइल, अब जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांध कर रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स द सॉइल बिकम लूज, लेकिन जब पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, तो जो मिट्टी है वो ढीली पड़ जाती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड और फ्लोइंग वाटर, तो ये आसानी से हवा या बहते पानी के साथ बह जाती है। इरोजन ऑफ सॉइल इज़ मोर सिवियर इन द एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन, तो जो ये मिट्टी का बहना है ये उन जगहों पे बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे बिल्कुल भी खेती बाड़ी नहीं होती, पेड़ पौधे नहीं होते या बहुत कम खेती बाड़ी की जाती है। सच एज डेजर्ट, जैसे कि रेगिस्तान, और बेयर लैंड्स या फिर बंजर ज़मीन।
सो कटिंग ऑफ ट्रीज़ एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पेड़ों का काटना और अपने जो जंगल हैं उनका कटाव बंद करें। एंड एफर्ट्स शुड बी मेड, और कोशिश की जानी चाहिए टू इंक्रीज़ द ग्रीन एरियाज़। अपने घर के आसपास अपने एरिया में हमें हरियाली को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी कहीं डाउट हो कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।